तो आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करेंगे जहां एक शहर के लिए तीन तीन बड़ी सल्तनतें आपस में भिड़ गईं। जी। ये कहानी है 8वीं और 9वीं शताब्दी की, जब ये तय हो रहा था कि उत्तर भारत का बादशाह आखिर कौन बनेगा। और देखिए, इस कहानी के केंद्र में तीन बहुत बड़ी शक्तियां थी। पूर्व से पाल, पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार और दक्षिण से राष्ट्रकूट। और इन सब की नजरें एक ही इनाम पर थीं, कन्नौज शहर। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? मेरा मतलब है, इतनी बड़ी शक्तियों के उभरने की नौबत ही क्यों आई? इसकी जड़ें वो जाती हैं गुप्त साम्राज्य के पतन में, लगभग 550 सीई के आसपास। अच्छा। जब गुप्त साम्राज्य बिखरा ना, तो उत्तर भारत में एक तरह का एक पावर वैक्यूम, एक राजनीतिक शून्य पैदा हो गया। कोई एक बड़ी ताकत नहीं बची। और इसी खालीपन को भरने की होड़ शुरू हुई। बिल्कुल। लगभग 200 साल बाद ये नई क्षेत्रीय शक्तियां मैदान में उतरी और हर कोई सकल उत्तरा पथनाथ यानी पूरे उत्तर का स्वामी बनना चाहता था। लेकिन कन्नौज ही क्यों? उस शहर में ऐसा क्या खास था जो सब उसके पीछे पड़े थे? देखिए, कन्नौज को आप उस दौर की दिल्ली या मुंबई समझ सकते हैं। अच्छा, एक पावर सेंटर। बिल्कुल, एक पावर सेंटर। पहली बात तो ये कि वो गंगा के बहुत ही उपजाऊ मैदान में था, मतलब संसाधन, पैसा और अनाज। हाँ। दूसरा, वो मशहूर सिल्क रोड पर एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। और सबसे बढ़कर कन्नौज पर कब्जा करना मतलब अपनी ताकत का ऐलान करना। वो एक स्टेटस सिंबल था। तो फिर चलिए इन तीन खिलाड़ियों से मिलते हैं। पूर्व से शुरू करते हैं, पालों से। जरूर। पूर्व में यानी आज के बंगाल और बिहार में पाल साम्राज्य था। इनके संस्थापक थे गोपाल 750 सीई में, जिन्हें शायद लोगों ने ही चुना था। जी। कहते हैं कि इलाके के सामंतों ने अराजकता खत्म करने के लिए उन्हें अपना राजा चुना। पालों में सबसे मशहूर हुए धर्मपाल। वो बौद्ध धर्म के बड़े संरक्षक थे और उन्होंने ही मशहूर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। ठीक है, तो पूर्व में पाल थे, पर पश्चिम से तो उस समय अरब आक्रमणों का भी खतरा था। बहुत अच्छा सवाल है। और वहीं पर थे गुर्जर प्रतिहार। वो सिर्फ कन्नौज के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि उन्होंने दशकों तक अरब आक्रमणों के खिलाफ एक मजबूत दीवार की भूमिका भी निभाई। मतलब पश्चिम के प्रहरी कह सकते हैं। बिल्कुल सही। और तीसरा खिलाड़ी दक्षिण से आया, है ना, राष्ट्रकूट। हाँ, उनकी क्या कहानी थी? राष्ट्रकूट दक्कन की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति थे। संस्थापक थे दंती दुर्ग। और उनकी ताकत का अंदाजा, या कहिए कला का, वो एलोरा के कैलाश मंदिर से लगता है, जो एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। जी। ये राजा कृष्ण प्रथम के समय में हुआ। तो वो सिर्फ योद्धा नहीं, कला के भी बड़े पारखी थे। तो अब तीनों खिलाड़ी मैदान में हैं। लड़ाई की पहली चिंगारी कैसे भड़की? चिंगारी थी कन्नौज की अपनी कमजोरी। वहां आयुध वंश का राज था, जो बहुत कमजोर थे। अच्छा। इसी का फायदा उठाकर 790 सीई के आसपास प्रतिहार राजा वत्सराज ने कन्नौज पर हमला किया और पाल राजा धर्मपाल को हरा दिया। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है ना? बिल्कुल। जैसे ही वत्सराज ने जीत का जश्न मनाना शुरू किया, दक्षिण से राष्ट्रकूट राजा ध्रुव अपनी सेना लेकर आए और उन्होंने दोनों को हरा दिया। दोनों को, वत्सराज और धर्मपाल दोनों को धूल चटा दी। लेकिन ये बहुत अजीब बात है। मतलब वो इतनी दूर से आए, दोनों को हराया और फिर सब कुछ छोड़कर वापस दक्षिण चले गए। ऐसा क्यों? यही इस पूरे संघर्ष का सबसे दिलचस्प पैटर्न है। देखिए, राष्ट्रकूटों के लिए दक्कन की राजनीति हमेशा पहली प्राथमिकता थी। अच्छा, तो उत्तर भारत पर हमला बस अपनी ताकत दिखाने के लिए था? एक तरह से हाँ। ये ऐलान करना था कि हमें नजरअंदाज मत करो। लेकिन कन्नौज पर स्थायी कब्जा उनके फोकस में नहीं था। जैसे आज की भाषा में कहें तो एक सर्जिकल स्ट्राइक। आओ, अपनी ताकत दिखाओ और लौट जाओ। और जाहिर है उनके लौटते ही मैदान फिर से खाली हो गया। हाँ, और इस बार मौके का फायदा उठाया धर्मपाल ने। उन्होंने कन्नौज पर कब्जा किया और उत्तरापथ स्वामी यानी उत्तर के स्वामी की उपाधि भी ले ली। लेकिन इतिहास ने खुद को फिर दोहराया होगा। बिल्कुल दोहराया। कुछ साल बाद प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को हराया, पर इससे पहले कि वो चैन की सांस लेते, राष्ट्रकूट फिर आ गए। हाँ, इस बार राजा गोविंद तृतीय आए, नागभट्ट को हराया और वापस लौट गए। जी। तो इस सारी उठापटक के बाद आखिर में ये जंग जीती किसने? अंत में कह सकते हैं कि धैर्य और लगातार कोशिशों से गुर्जर प्रतिहार जीते। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और फिर लगभग 3 शताब्दियों तक प्रतिहार उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बने रहे। लेकिन इस 200 साल लंबी लड़ाई का इसका नतीजा क्या निकला? कोई असर भी तो हुआ होगा। असर बहुत गहरा था। एक तरफ तो इस लड़ाई ने तीनों साम्राज्यों को अंदर से खोखला कर दिया, और दूसरी तरफ
ये सांस्कृतिक रूप से एक बहुत रचनात्मक दौर था। वास्तुकला में कमाल का विकास हुआ, जैसे प्रतिहारों की नागर शैली, राष्ट्रकूटों की वेसर शैली और पालों की बांग्ला गुंबद शैली। और ये सब जानकारियां हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें मिलती है पत्थर पर खुदी लेखों से, जैसे ग्वालियर प्रशस्ति या जमीन के दान का रिकॉर्ड रखने वाले संजन ताम्रपत्रों से। तो अंत में ये तीनों ही शक्तियां इस संघर्ष की वजह से कमजोर हो गईं। हाँ, 2 सदियों की लड़ाई ने उनकी कमर तोड़ दी। वो इतने कमजोर हो गए कि ना तो अंदर के विद्रोह संभाल पाए और ना ही महमूद गजनवी जैसे बाहरी आक्रमणकारियों का सामना कर सकें। और उनके पतन ने नई शक्तियों के लिए रास्ता बना दिया। बिल्कुल, चोल और परमार जैसे नए राजवंशों के उदय का रास्ता साफ हो गया। ये सोचना वाकई हैरान करता है कि कैसे एक शहर को पाने की जिद ने 3 महान शक्तियों को घुटनों पर ला दिया। और यहीं हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। क्या इस आपसी लड़ाई ने ही अनजाने में उन बाहरी ताकतों के लिए दरवाजे खोल दिए जो आने वाली सदियों में भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली थी?